वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। जो अभी एक दो दिन की हमारी रिकॉर्डिंग मिस हुई है वो आपको इसी में ही जो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं वहां पे ही आपको करवाई जाएंगी। सो टेंशन मत लीजिएगा कि रिकॉर्डिंग्स का क्या कैसे होगा। ठीक है, चलो आज के हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल्स। आप ये वाला चाहो तो कभी भी पेड ग्रुप ये वाला है आपके सामने, इसको ज्वाइन कर सकते हो। फायदा रहेगा बहुत ज्वाइन करके, बिकॉज जितना भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाया करेंगी। ऐसे ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तब भी खूब फायदा रहेगा आप लोगों को, क्योंकि उसी पे सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब कुछ मिल जाया करेगी। ठीक है, ऐसे ही आज के हमारे इम्पोर्टेंट 5 आर्टिकल हैं, जिसमें पहला है कुचिपुड़ी के ऊपर। जानते हो ना, कुचिपुड़ी नाम सबने सुना होगा। फिर आते हैं दूरदर्शन, मिडल ईस्ट, चागस और पूर्वी लहर एक्सरसाइज। बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये वाले। जैसे कि सबसे पहला है इसमें कुचिपुड़ी हेरिटेज के ऊपर। अभी कुचिपुड़ी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि कुचिपुड़ी जो है सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में परफॉर्म की जाती है। तो ये कुचिपुड़ी जो एक डांस ड्रामा है, पहले तो सिर्फ मेल्स ही परफॉर्म करते थे, ये सिर्फ पुरुषों तक पहले सीमित था। हिंदू की पौराणिक कथाएं यहाँ दिखाई जाती थी, लोगों के बीच अपना एक तरीके से बहुत अच्छा मैसेज पहुंचाने के लिए ये सब परफॉर्म किया जाता था। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे करते करते यह फीमेल्स भी परफॉर्म करने लगी इसको, और ज्यादा फीमेल्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व होने लगी। आप सेकंड पॉइंट पढ़िए, प्लेस ऑफ ओरिजिन इसका कहाँ पे उत्पत्ति हुई थी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। फिर धीरे धीरे इसका प्रमोशन होता गया, साउथ इंडिया में भी फीमेल्स ने इसको करना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत ज्यादा लोग, जो आज की यंग जनरेशन है ना, वो इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो आज के टाइम पे जनरेशन है ना, वो इस पे इंटरेस्टेड कम है। तो कम इंटरेस्ट होने की वजह से जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे करते करते इसका जो एक सर्वाइवल है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो वो चीज है जो इसमें लिखी हुई है। अब सपोर्ट भी बहुत सरकार जो है वो कम देती है इनको, हेल्प करने के लिए भी काफी कम सपोर्ट मिलता है। पैंडेमिक का भी काफी इम्पैक्ट पड़ा है। तो वही है कि गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव्स ले, लेकिन वही है कि काफी ज्यादा टाइम लगेगा इन चीजों को अपना सपोर्ट दिखाने में, चीजों को करने में। ये है आपका कुचिपुड़ी का आर्टिकल। तो बस ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें हैं कि एक कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है जो कि परफॉर्म की जाती है, जो कि अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर उसको, जो लोगों को जो पसंद हुआ करता था, जो लोग उसको परफॉर्म किया करते थे, अब वो चीज यहाँ पे खत्म होती जा रही है। अब वो चीज जो है उतना ज्यादा बढ़िया तरीके से एग्जिस्ट कर नहीं पा रही। ठीक है भाई, सो ये है आपका आर्टिकल आज का। आप इसको पढ़ सकते हो। इसको याद करना है, कुचिपुड़ी कहाँ से बिलोंग करती है ये पूछा जा सकता है, तो बेसिक जो चीजें हैं सिर्फ वही याद करनी है, मैंने आपको जो समझा दिया। ठीक है, सेकेंड आर्टिकल दूरदर्शन के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली ही दूरदर्शन ने अपना जो लोगो है उसको बदला है। अब लोगो बदला है तो हमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या चीजें उन्होंने करी हैं, एक्स्ट्रा उन्होंने क्या बढ़िया करा है, वो हम लोगों को चीजें देखनी होगी। तो अभी कुचिपुड़ी जो है वहां पर, सॉरी, दूरदर्शन जो है वो जो है ये बोल रही है कि भाई अपने रेड से आपने सैफरॉन कलर कर दिया, पहले आपका कलर लाल हुआ करता था, अब आपने केसरिया कर दिया। तो ये बोल रहे हो कि भाई आप जो है बीजेपी से अपने जो है अपना क्लोज करने के लिए ये काम कर रहे हो। तो देखो, अगर मैं बात करूं दूरदर्शन की, तो जो दूरदर्शन है ये आपको पता है कि बहुत पुराना प्रसार भारती के रूप में चलता आ रहा है। प्रसार भारती एक एक्ट आया था जिसके तहत दूरदर्शन की एस्टैब्लिशमेंट हो रखी है। प्रसार भारती एक है, दूसरा दूरदर्शन है। दूरदर्शन 1959 में छोटा सा ट्रांसमीटर था जिसके तहत उसको बनाया गया था, और उसके बाद फिर उसको पूरे इंडिया में ऑल इंडिया रेडियो की हेल्प से बनाया गया था। तो टीवी सर्विसेज भी शुरू हुई थी जब धीरे धीरे मुंबई में, अमृतसर में, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ही हो गया तो उसको नेशनल लेवल पे बढ़ा दिया गया। अब आज ये बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, अलग अलग चैनल्स करते हैं। तो इसका एक लोगो हुआ करता था, एक आई बनी हुई है बीच में, अगर आपने देखा हो। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने इसको पूरा तैयार किया था ये उस समय। तो अब इन्होंने अपना लोगो जो है वो चेंज करा, इसी के लिए ये टॉपिक न्यूज में चल रहा था कि जो लोगो बदला गया है, तो वो क्या चीज है, मतलब लोगो जो बदला है वो ऐसा क्यों चेंज किया गया, उसके ऊपर है ये आर्टिकल। ठीक है, तो इसका इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ।
अब यहाँ पर इसकी जो एक ट्यून है वो भी एक सितार बजाने वाले पंडित रवि जो हैं उन्होंने यहाँ पर जो है वो स्टार्ट किया था। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कॉम्पोजिशन में पंडित रविशंकर और उस्ताद अली अहमद हुसैन खान ने। आगे बढ़े तो इसके फर्स्ट पहली बार इसका प्रसारण जो है वो भी 1976 में हुआ। अब इसका रंग जो है वो बदल गया है। तो बस लोग मतलब जो दूरदर्शन वाले हैं, उनका ये कहना है कि इनसे इनका कोई कनेक्शन नहीं, कि पार्टी का कनेक्शन है कोई, हमने सिर्फ एक सौंदर्य देखते हुए, एस्थेटिक्स को देखते हुए ये चीज करी है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, मुझे सिर्फ आपको ये इसके फैक्ट्स बताने थे, ये वाले कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया है, ये सिंबल किससे जुड़ा हुआ है, ये इवॉल्व कैसे हुआ है, मतलब कि 1980 से 1990 के बीच में इवॉल्व हुआ है, और इसका पहला प्रसारण कब हुआ, धीरे धीरे कहाँ बढ़ता गया। जो ये लिखा है ना पॉइंट नंबर 1 2 3, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दूरदर्शन का पूरा टॉपिक न्यूज में है, तो ये दो तीन चीजें हमसे पूछी जा सकती है, राइट। तो ये दो तीन चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं, ये है दूरदर्शन की पूरी चीज। लेकिन वही है कि उन्होंने ऐसा ही बोला कि दूरदर्शन जो है जैसे चाहे कितना भी विवाद हो रहा हो, पर आज भी हम अपने उद्देश्य पे बिल्कुल कायम है, और लोगों को वही जो हमने मनोरंजन करना है वो लोगों को मनोरंजन उसी टाइप से हम लोग करते रहेंगे, राइट। तो ये था हमारा सेकंड, ज्यादा बड़े आर्टिकल्स नहीं है आज के, बिकॉज छोटे छोटे न्यूज हैं, लेकिन कवर करेंगे एक एक करके। थर्ड आर्टिकल आता है हमारा मिडल ईस्ट के ऊपर। मिडल ईस्ट कौन कौन सी कंट्रीज में आता है, ईरान, इजराइल, इराक, सऊदी अरेबिया, ये सब मिडल ईस्ट की कंट्रीज है। तो मिडल ईस्ट कंट्रीज में आज के टाइम पे जैसे इजराइल और ईरान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसमें जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो आज की नहीं है, हमेशा से बनी हुई है, और अब के टाइम पे वो गल्फ रीजन में और ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो हमें ये पढ़ना है कि वहां पे जो अपने इंडियंस रहते हैं उनका क्या डायस्पोरा है वहां पर। पहले की बात करूं तो इसराइल और ईरान ईरान के बीच में आज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, 1979 से चलता आ रहा है, ठीक है। और इसी वजह से ईरान जो है इसराइल के पहले करीबी था, उसके स्थान पर अब एक अलग जो है यहाँ पर शत्रुता उन्होंने ले ली है, हॉस्टाइल हो गए हैं एक दूसरे के लिए। पहले था, क्रांति के बाद ये चेंजेस आते हैं। फिर जो अगर बात करें फलस्तीन की, तो फलस्तीन के मुद्दों पर और हमास और इन सब के मुद्दों पर इजरायली आतंकवादी जो संगठन है वो ये मानता है कि ईरान ने समर्थन किया तब जाके प्रॉब्लम्स आई है, वरना ये जो हमास और ये जो इतना ज्यादा टेररिज्म बढ़ रहा है, ये बढ़ता नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों अब दोनों की जो सोच है ना वो बढ़ गई, वो अब बदल गई है। जैसे होता है ना कि भाई किसी का सोच बदल गई, आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो जाती है, तो ब्रेकअप हो जाता है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी इनका ब्रेकअप हो गया, इनकी दोस्ती का, क्योंकि इनकी आपस में आइडियोलॉजीज चेंज हो गई। उसके बाद फिर सबसे बड़ा काम यूएसए ने करा इसमें। यूएसए ने एक समझौता था न्यूक्लियर डील का, उसमें जो है ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की थी वो कर दी उन्होंने वापस, ठीक है। वो उनकी अपनी पर्सनल चीज है यूएसए और ईरान की। यूएसए ईरान की डील में यूएसए ने ईरान से वो डील वापस ले ली, तो इस बात से खुश हो गया इसराइल, इसको प्रेस किया इसराइल ने। तो अब अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और मेरा जो सहयोगी है वो उसको प्रेस कर रहा है, जो मेरे साथ गलत कर रहा है उसको प्रेस कर रहा है, तो फिर हो जाएगी ना दुश्मनी आपस में। तो बस इनके साथ भी सबसे पहले राइवलरी में यही प्रॉब्लम आई, 2018 में ऐसा शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, 2020 में जो बगदाद है, ईरान का जो कैपिटल है बगदाद, वहां पे अमेरिका की ड्रोन का हमला हुआ, ठीक है। उसमें ईरान की सेना की जो थी, उसका जनरल था एक कासिम सुलेमानी, सुलेमानी का नाम सुना होगा आपने, उसकी हो जाती है डेथ वहां पर। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई वहां पे डेथ होने की वजह से। ईरान हाउथी जो है, यमन वाले हाउथी को जो बड़ा अटैक कर रहे हैं शिप्स के ऊपर हाउथी, उनको भी सपोर्ट कर रहा है रेड सी में। तो इसलिए क्या हो रहा है कि सप्लाई पूरी खराब हो रही है। तो काफी सारे रीजंस हैं, एक रीजन नहीं है दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े का, और ऐसा नहीं कि आज ही हुआ है सिर्फ हाउथीज की वजह से, पहले की भी एक राइवलरी हिस्ट्री चलती आ रही है। अब इन सब का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इंडिया में सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भाई, हम लोगों का सबसे बड़ा उनके साथ क्या लेन देन है, ऑयल का। अब अगर उनके एरियाज में प्रॉब्लम होगी ऑयल को लेके, तो पूरे वर्ल्ड में ऑयल के जो अमाउंट है, जो क्या कहते हैं उसको हम ऑयल सप्लाई कह लो, या प्राइजेस जो है वो बढ़ जाएंगे। और अपना जो इंडियन डायस्पोरा है, जो अपने लोग हैं, अपना भारतीय समुदाय, वो बहुत ज्यादा वहां पे रहते हैं पूरा एरिया में, उस गल्फ में, है ना। और इंडिया ईरान के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी साइन कर चुका है, चाहबार। चाहबार पोर्ट बना रहे हैं, लेकिन वही है कि अभी तक उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं आई है, बस पोर्ट का एक अग्रीमेंट साइन करके छोड़ दिया गया। इसके ऊपर हुए भी थे बहुत सारे ओस्लो एकॉर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने लास्ट टाइम भी पूछा था ओस्लो एकॉर्ड्स। तो ओस्लो एकॉर्ड्स और अब्राहम एकॉर्ड्स
जो है वो इसीलिए साइन किए गए थे कि इसराइल और फलस्तीन के बीच में पीस लेके आया जा सके। तो यूएन ने यही बोला था कि 2 स्टेट बना दो इनको अलग अलग। इंडिया भी इसी के सपोर्ट में है कि इनको अलग अलग स्टेट बना के ही सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, पर जो इसराइल है वो उसके ऊपर मानेगा नहीं कभी। तो ये एक इस रिलेशन चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का इसराइल और बाकी कंट्रीज के साथ, फलस्तीन हो चाहे ईरान हो चाहे इराक हो, काफी अच्छे रिलेशन हमेशा से रहे हैं। इवन इंडिया ने हमेशा से इन कंट्रीज को सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है, चाहे वो टेररिज्म को खत्म करने के लिए हो चाहे वहां पे डेवलपमेंट करने के लिए हो। इंडिया ने हमेशा से वहां पे सपोर्ट प्रोवाइड करा है। और सॉल्यूशन इंडिया ने भी यही बोला है कि इसराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट का एक ही सॉल्यूशन है, दोनों को 2 सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, जैसे अपने इंडिया का पार्टीशन हुआ ना, सॉल्यूशन निकाला गया क्योंकि प्रॉब्लम्स हो रही थी मुस्लिम लीग की वजह, मुस्लिम लीग प्रॉब्लम्स कर रही थी काफी। तो सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि 2 स्टेट निकालेंगे, इंडिया पाकिस्तान हो गया सेपरेट सेपरेट। ऐसे ही इंडिया इसके लिए भी सपोर्ट कर रहा है, हुआ नहीं है ऐसा पर सपोर्ट कर रहा है। तो आगे के टाइम पे भी यही एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन कहता है कि अगर शांति बनाए रखनी है वहां पर, तो 2 स्टेट सॉल्यूशन एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन रहेगा दोनों कंट्रीज का। ठीक है, और दोनों कंट्रीज को जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिडिल ग्राउंड लेकर के सॉल्व करानी पड़ेगी। और जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है भाई, ये था हमारा आज का 3rd आर्टिकल। बढ़ते हैं 4th आर्टिकल की तरफ, वो है चागास डिजीज, जो कि आज के टाइम पे काफी लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। चागास डिजीज साइलेंट डिजीज कहा जाता है क्योंकि ये डिजीज आपने भी कभी नाम नहीं सुना होगा इस डिजीज का। क्यों? क्योंकि डिजीज इतना न्यूज में रहता है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने 14 अप्रैल को चागास डिजीज के ऊपर अवेयरनेस के ऊपर स्टार्ट करा है। और चागास डिजीज आज के टाइम पे 6 to 7 मिलियन लोगों को इफेक्ट कर चुका है और 12,000 लोगों की जान जा चुकी है, जो कि सबसे पहली बार ब्राजील के एक चाइल्ड में देखने को मिली थी। और ये डिटेक्ट करने वाले पर्सन का नाम कार्लोस चागास है, इसलिए ये चीज आया है। और ये डिजीज कैसे फैलता है? एक प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ क्रूजी करके एक नाम है, जो कि एक किसिंग बग्स कहा जाते हैं, उनको बोला जाता है किसिंग बग्स। ठीक है, ये बग्स हैं, बग समझते हो ना आप लोग, कीटे, कीट जो होते हैं कीड़े। ठीक है, तो क्या होता है ना कि कोई भी ऐसा ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन जैसे एक मदर का चाइल्ड में होता है, आप कभी ब्लड का ट्रांसमिशन कराते हो, ऑर्गन का कराते हो, कोई फूड ऐसा है जिसमें उस बग ने जो है उसको दूषित कर दिया है, उसको कंटामिनेट कर दिया है, कोई लेबोरेटरी का कोई चीज हमारी दवाइयों में आ गई, तो ये उस तरीके से हमारे में फैलता है। ये ऐसे इस तरीके से फैलेगा। ऐसा नहीं कि आपने ह्यूमन टू ह्यूमन टच किया तो फैल गया। जैसे कोविड हो रहा था ना, आपके ह्यूमन टू ह्यूमन ब्रीदिंग से हो रहा था, कफिंग से हो रहा था, तो ये उससे नहीं होता है। ये इन सब जो बने बताए ना पॉइंट्स, उनसे होता है, इसीलिए इसको अलग नामों से भी जाना जाता है। और इससे होता क्या है? वही सिर दर्द, बुखार, फीवर हो जाना, बहुत ज्यादा रैशेस हो जाना बॉडी पे, डायरिया हो जाना, पेन होना बॉडी के अंदर, स्टमक में पेन होना। कई लोगों को तो इसके सिम्टम्स ही नहीं पता चलते। 70 to 80% मरीजों को जीवन भर अपने कोई लक्षण नहीं दिखते स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे जब वो लास्ट के 20-30% बचता है ना, तब बहुत बुरी स्टेज आ चुकी होती है। स्टार्टिंग के एज में तो कैंसर का डिटेक्शन ही नहीं होता, पर जब लास्ट 3rd या 4th स्टेज पे पहुंचे होते हैं तब जाके उसका डिटेक्शन होता है और फिर उसको क्योर करना मुश्किल हो जाता है। सेम इसका भी, चागोस का भी ऐसा ही है। ठीक है, आज के टाइम पे ये अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में सबसे ज्यादा है, 30,000 इसमें जो है केसेस नए आते रहते हैं। रेयर केसेस भी इसके जो रेयर है, लेकिन देखा गया है बहुत सी कंट्रीज में। क्लियर हुआ? तो छोटा सा आर्टिकल था, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन नहीं है आज के टाइम पे। कुछ इसकी वैक्सीन कहते हैं जैसे कि न्यूट्रीफिमॉक्स है, बेंजिडाल होड है, एक वैक्सीन है, अगर हम इसको स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे ही पकड़ लें तो क्लियर किया जा सकता है, इसको क्योर कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये क्योरेबल नहीं है अगर आप लेटर स्टेज पे पता करते हैं तो। ठीक है, चलिए आज की लास्ट एक्सरसाइज भी, लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि एक्सरसाइज के ऊपर है, जिसका नाम है एक्सरसाइज पूर्वी लहर। देखो, अभी हमारी जो नौसेना है, जो हमारी नेवी है, उन्होंने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट करी है जिसका नाम है एक्सरसाइज मिलान, जिसमें सिर्फ इंडिया ने किसी एक कंट्री के साथ नहीं, 40 कंट्रीज के साथ इंक्लूडिंग यूएसए, यूके, कनाडा साथ कंडक्ट की थी। अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अभी फिर से एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है ईस्ट कोस्ट पे, वही विशाखापट्टनम के रीजन में, पूर्वी लहर। लेकिन इसमें कोई बाहर से नहीं बुलाया जा रहा है, इसमें हमारे ही नेवी के सारे
कमांडिंग ऑफिसर, नेवी के जितने भी, इसमें कोस्ट गार्ड भी आएगी because वो भी एक नेवी का पार्ट ही है ना। तो इसमें इस एक्सरसाइज को ऐसे कंडक्ट किया जा रहा है। इवन इसके अंदर इंडियन एयरफोर्स भी बुलाया गया है, ताकि एक तरीके से सबके साथ इंट्रोपेट्रेबिलिटी होती है ना, कंपैटिबिलिटी होता है, वो चेक कर सके, उनके असेट को हम यूटिलाइज कर सके और हमारे असेट को वो यूटिलाइज कर सके। तो उसे कहते हैं हम एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराना। जैसे कि हम लोग एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देते हैं, क्यों? ताकि हमें पता चले कि एग्जाम की डिफिकल्ट सिचुएशंस में हम अपने आप को कैसे ओवरकम कर पाएंगे। सेम ऐसे ही कभी और किसी कंट्री के साथ हमारी कोई कुछ हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारे आपस में फोर्सेस कैसे एक दूसरे के साथ कोलैब करेंगे, कैसे चीजों को सुलझाएंगे, वो इस एक्सरसाइज में तैयार किया जाता है। काफी सारे फेजेस में कंडक्ट की जाती है एक्सरसाइज, इसको भी कंडक्ट किया गया है ताकि मैरीटाइम, समुद्री जो हमारा इलाका है उसमें जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। और कॉम्बैट ट्रेनिंग समझते हो, अपने आप को कैसे बचाना है, उस ट्रेनिंग को हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सके। तो ये थे आज के हमारे कंप्लीट आर्टिकल्स। और अब हम लास्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। इन क्वेश्चंस को रीड करो। लास्ट लास्ट क्वेश्चंस हैं आज के। फर्स्ट वो है जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, पढ़ा होगा आपने साइंस में पहले। उसको ट्रीट करने के लिए एक ड्रग आया है जिसका नाम है ड्राइजिनमाइन। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि ये ट्रीट करने के लिए आया, ठीक है, लेकिन इसको अप्रूवल दिया है अभी एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जो कि 2010 में बनता है। एनजीटी यहाँ पर ये कह रहा है कि इसका इस्तेमाल करना जरूरी होगा। ठीक है, लेकिन वही है कि इसको, ये जो है ना वाटर हाइसिंथ, ये एक तरीके का वीड है। ठीक है, ये एक तरीके का वीड है, जल में ही पाया जाता है, जल कुंभी कहते हैं इसको। इंडिया में खूब मिलता है पानी में ये। तो अगर उसको ठीक करना, उसकी ग्रोथ सही रखनी, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ होगी तो पानी जो है ना उसका इकोसिस्टम सही बना रहेगा। तो अगर हमें उसकी ग्रोथ रखनी है तो हमें ड्राइंजमाइन करके एक ड्रग है उसका इस्तेमाल करना होगा। पर एनजीटी का ऐसा कहना है कि ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करो, अप्रूव भी कर दिया। लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट है, टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे इन सब टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिसर्च किया जाता है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो वहां पे चेक कर दिया, इसको हो गया, उसने अप्रूवल भी दे दिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि तभी इसका इस्तेमाल किया जाएगा जब ये पता चले कि इसका इस्तेमाल करने पर बाकी किसी वाटर बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना, जिससे कोई डिग्रेड हो जाए चीजें। तो वो नहीं होगा, इसलिए तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, इसे साइंटिफिकली भी इसका नेम है, वो है आइकॉर्निया कैप्सिस। ये वीड है, वाटर बॉडीज में मिलता है। तो ये था एक आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल था पर न्यूज में आ रहा था अभी, इसलिए आपको पढ़ना है। तो ये सही लिखी हुई है स्टेटमेंट। लास्ट आर्टिकल है मूरिया ट्राइब के ऊपर। आज आपने आंध्र प्रदेश के बारे में भी पढ़ा है, कुचिपुड़ी के बारे में। ऐसे ही एक ट्राइबल पीपल है जिसका नाम है मूरिया ट्राइब। ठीक है, अब प्रॉब्लम वही है, अपने इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है कि ये एरिया कौन सी स्टेट में आता है। तो मूरिया ट्राइब रहते हैं आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। इन्होंने, इनके पास, इन लोगों के पास, ट्राइबल पीपल के पास दोनों स्टेट के वोटर आईडी कार्ड्स हैं। क्योंकि अब वोट्स आने वाले, मतलब वो चल रहा है ना इलेक्शन का टाइम पीरियड, तो दोनों वोटर आईडी कार्ड्स हैं। अब एक ही पीपल के पास दो स्टेट के वोटर आईडी कार्ड कैसे हो सकते हैं, राइट? तो ये प्रॉब्लम है। क्यों ये प्रॉब्लम आई? क्यों? ये आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम पहले की है, क्योंकि इन लोगों के पास अभी तक ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है कि ये कहाँ रह रहे हैं, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बॉर्डर पे रहते हैं। और ये बहुत पुराना विवाद चल रहा है कि ये एरिया जो है वो किस रीजन में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है या छत्तीसगढ़ में आता है। जैसे वो याद है आप लोगों को, उसमें भी है, नागालैंड में बहुत सारे इश्यूज है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में ऐसे इश्यूज है। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये वाला एक प्रॉब्लम चल रहा था। जब माओ होते हैं ना, माओवादी और सालवा, उनके बीच में जब बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तब इन लोगों को छोड़ छुड़ा के आना पड़ गया था यहाँ पर। असल में ये छत्तीसगढ़ के हैं, बस्तर जिले के, पर इनको छोड़ छुड़ा के यहाँ पे आना पड़ गया था क्योंकि बहुत ज्यादा दंगे चल रहे थे। ये करीब बात है 1970s की। तो ये प्रॉब्लम हुई थी मूरिया के साथ, इसलिए अब ये प्रॉब्लम निकल के आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज को हाईलाइट करा है। सो अब इसके लिए सॉल्यूशन तो नहीं आया है, पर अभी सिर्फ ये प्रॉब्लम निकल के आई है। तो मैंने आपको प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज मूरिया ट्राइब्स अब न्यूज में आ गए कि ये ट्राइबल प्लेसेस कहाँ के हैं, राइट? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये ट्राइबल प्लेसेस है कहाँ की। जस्ट अ सिंपल इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है भाई, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है
कि ट्राइबल पीपल पर नक्सलिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करती है। जितने भी भारत में ट्राइबल कम्युनिटीज अगर मैं बात करूं तो एससी और एसटी को कंपेयर करूं तो एससी पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया में एसटी की कंपैरिजन में। तो एसटी जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में कितनी है? एसटी पॉपुलेशन है 8.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। बट ये डेटा करेक्ट नहीं है बिकॉज ये 2011 का है, अब 2024 चल रहा है, तो ये डेटा बढ़ चुका है। ट्राइबल पीपल की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है। तो अब इसमें यही है कि जब भी ट्राइबल पीपल जहाँ पे भी रहते हैं अपने पीसफुली रह रहे हैं अपने एरिया में, है ना, अपने फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो, लेकिन आस पड़ोस जो है नक्सलिज्म माओवादी शांति से रहने नहीं देते उन लोगों को। तो उनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन चीजों की वजह से आपको उसको एनालाइज करना है कि उनको क्या प्रॉब्लम होती है। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? डिस्प्लेस हो जाना, अपनी जगह छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है आपको वो बताना है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई नो ज्यादा बड़े नहीं थे आर्टिकल, बस बेसिक बेसिक चीजें याद करनी थी। आज के हमने जो 5 आर्टिकल किए उसमें बहुत बेसिक चीजें समझी हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसमें मेन से कुछ नहीं बनेगा, मेन से सिर्फ बनेगा ज्यादा से ज्यादा आज का क्वेश्चन ट्राइबल पीपल के ऊपर कि हमारी जो ट्राइबल जनसंख्या है उसमें क्या उनको समस्याएं जो है वो झेलनी पड़ती हैं इन सब की वजह से। दैट्स इट, इसमें सिर्फ इतना ही बनेगा। बाकी जितना भी आपने पढ़ा है वो सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।